अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नूरुल्लाह है और मैं इनामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बीस कर रही हूँ। आज आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में गाइडलाइंस देनी है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एमटेक। इसमें से एटलीस्ट 3 एमसीक्यूज तो आते ही, क्योंकि हार्मोन्स हैं और इसके साथ ही आप लोगों का नर्वस सिस्टम वाला भी चैप्टर को लिंक्ड है। ठीक है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन जो है वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और सेकेंडली हमारे पास आता है मोड ऑफ एक्शन, जो टॉपिक है, जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है, प्रोटीनस हार्मोन्स होते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको ये पता, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनकी ये कैसे सेल के अंदर जाते हैं और वर्क कैसे करते हैं। ऐसा जिनका कोई एमसीक्यूज है इस तरीके से आपका आता नहीं है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द न्यूरोस्क्रिएटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, और इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली इसका कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप इसका पैराग्राफ रट्टा ना माने, ठीक है। जो टेबल दिया हुआ है ना, जिसमें हार्मोन्स या फिर जो न्यूरो सिक्रीशंस जो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, वो जो है और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो टेबल आप लोग याद करनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हार्मोन्स जो सिक्रीट, मतलब एंडोक्राइन ऑर्गन्स है, एक्सोक्राइन ऑर्गन्स है। और में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स हमारी बुक में गिवन है, सबसे पहले आता है हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बाद हमारे पास थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड के बाद हमारे पास गोनेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि इतने ज़्यादा हार्मोन्स है, अक्सर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि वो कैसे याद करें इतने ज़्यादा हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप पहले एक चार्ट बनाएं अपने लिए, ठीक है। अब तक तो आप लोगों ने आई गेस बना ही लिया होगा, जितना टाइम गुजर चुका है। बट अगर नहीं बनाया तो भी आई वुड एडवाइस कि आप लोग चार्ट बनाएं इसका, ठीक है, कि ये हार्मोन है, ये इस जगह पे एक्ट करता है और इसकी ओवर प्रोडक्शन या डेफिशिएंसी से ये होता है। लाइक सपोज अगर आपके पास वनेट्स है, वनेट्स में हमारे पास फीमेल हार्मोन कौन सा है, मेल हार्मोन कौन सा है, ये डिफरेंस पहले तो सबसे पहला मेन बेसिक, ठीक है। उसके बाद फीमेल में ऊपर पैराग्राफ में आप लोगों को ना बहुत सा दिया होगा कि इस एज में अगर ओवर प्रोडक्शन हो तो ये होता है मसला, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ओवर प्रोडक्शन या डेफिशिएंसी हो तो फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो वो एज फैक्टर भी याद रखना आपके लिए लाजमी है। तो इस तरह आप जब इनकी ओवर प्रोडक्शन और या फिर जो डेफिशिएंसी है ये जब याद रखेंगे तो इट विल बी नॉट मोर ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दैट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास 6 to 8 हार्मोन्स होते हैं जो हमने याद रखने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में हमारे पास T3 T4 ये 2 हार्मोन्स हैं, वो सबसे मतलब कुछ ज़्यादा आते हैं इसमें। ग्रेव्स डिजीज़ और गोइटर, ठीक है, ये 2 डिजीज़, इनके सिम्टम्स लाइक मोस्ट प्रोबेबली आपने पास पेपर से सॉल्व किया है तो उसमें बहुत बार आए हैं, ठीक है। और ग्रेव्स और इनके सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारे पास 4 हार्मोन्स हैं जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारे पास कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है एक दूसरे के उलट। सेकेंडली वी हैव इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन फ्रॉम द पेंक्रियास, जो हमारे पास अपोजिट इफेक्ट एक दूसरे के करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी लाजमी है कि वो अगर कौन सी चीज़ अगर कम कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट करेगा, यानी कि ज़्यादा करेगा उसके कामों को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास एड्रीनलिन का, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, या फिर एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन। ये एंटागोनिस्टिक हरगिज़ नहीं है, ठीक है। इनका काम होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रेट होते हैं, तो ये वहीं पे आपका काम करते हैं, मतलब सेम सिचुएशन में ये जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बुलेट्स। बुलेट्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको एज फैक्टर पता होना चाहिए कि इस एज फैक्टर में ये मसला होता है, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी वगैरह से, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिर्फ, बाकी इससे रिलेटेड अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि पॉजिटिव फीडबैक होता है क्या एक्चुअली और नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली क्या होता है, तो फिर इसके हवाले से आपको कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगा। आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है या नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। आई कैन गिव एन एग्जांपल, लाइक कि सपोज करो अगर हमारे पर हमें भूख लगी है, ठीक है। अब उस भूख में हमारे पास जो हार्मोन्स हमारे उस भूख को स्टिमुलेट करेंगे
ठीक है, जैसे ही हम खाना खाते जाएँगे, हम उसका एक इफ़ेक्ट दे रहे हैं हम उसको कि हम खाना खा रहे हैं, तो हमारी भूख क्या हो गया आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। तो ये नेगेटिव फ़ीडबैक है। मतलब भूख लगी ऐसा नहीं है कि खाना खाने से हमारी भूख मज़ीद बढ़ रही है। अगर तो हमारा वो काम मज़ीद तलब हो जाती है उस चीज़ की या मज़ीद डिमांड में बढ़ जाता है वो काम, तो फिर आपके पास होता है वो पॉज़िटिव फ़ीडबैक। लाइक इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है, उतनी ज़्यादा पॉज़िटिव कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और मतलब डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है? बट इन केस ऑफ थर्स्ट और भूख आपको लगी है, इंसुलिन अगर आपने खाना खाया, इंसुलिन के एक्शन के सारे जब हमारे पास नेगेटिव फीडबैक ना आते, ठीक है?